नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए, आप रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के एग्जाम में साइंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इसलिए आज हम आपको 30 महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इनकी एनटीपीसी और ग्रुप डी में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो इन सारे क्वेश्चनों का आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये हमारा तीसरा वीडियो है। इसके पहले हमने आपको इसी प्रकार के साइंस स्पेशल के 2 वीडियो कराए हुए हैं, जिसे आप प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ पर से देख सकते हैं। इन 30 क्वेश्चनों में कम से कम आप लोग 20 से 22 क्वेश्चन तक सही करने का प्रयास कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, किसने ये तर्क दिया था कि सभी ग्रह सूर्य के कक्ष में हैं, न कि पृथ्वी के, जो कि उस समय की मान्यता के विपरीत था। देखिए, सबसे पहले मिस्र के खगोलविद टॉलवी ने 140 ईस्वी में बताया कि पृथ्वी हमारी केंद्र में है और सूर्य तथा अन्य ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। और दिखता भी ऐसे था, सूर्य पूर्व की ओर उदय होता था और पश्चिम की ओर डूब जाता था। तो ऐसा लगता था कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य परिक्रमा कर रहा है। और यह भ्रम कब टूटा जाकर के 1543 ईस्वी में, जब पोलैंड के खगोलविद कापरनिकस ने बताया कि पृथ्वी हमारी केंद्र में नहीं है, सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो सबसे पहले कापरनिकस ने बताया। इसके बाद केपलर ने अपने 3 नियम प्रस्तुत किए, वहां पर भी उसने सूर्य को केंद्र माना। लास्ट में गैलीलियो ने प्रमाणित कर दिया अपने दूरबीन के द्वारा देख करके कि सूर्य ही केंद्र पर है। तो यहीं पर आपसे प्रश्न पूछा गया है, किसने यह तर्क दिया था कि सभी ग्रह जो हैं वो सूर्य के कक्ष में, मतलब सूर्य जो है उनका केंद्र है, ना कि पृथ्वी उनके केंद्र बिंदु पर है। तो उस समय की मान्यता के विपरीत था, क्योंकि 140 ईस्वी से हम लोग मानते चले आ रहे थे कि पृथ्वी हमारे केंद्र में है और सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो ये मान्यता के विपरीत किसने बताया? तो इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा ऑप्शन, गैलीलियो ने। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा दूसरा। वैसे बताया था कापरनिकस ने, लेकिन यहाँ पर प्रमाणिक ढंग से बात करेंगे तो गैलीलियो ने बात की थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो जो है आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक प्रकाश रासायनिक स्मॉग का प्रमुख कारक है? देखिए, अगर आपको स्मॉग न समझ में आ रहा हो तो स्मॉग कहते हैं धूम या फिर कोहरा। ठीक है, तो इसका प्रमुख कारक आपको बताना है। तो प्रकाश रासायनिक स्मॉग जो होता है ये द्वितीयक प्रदूषक में आता है। अब प्राथमिक प्रदूषक में कौन आता है? जैसे कि आपकी गाड़ियों और कारखानों से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ये सारी जो गैसें हैं ये प्राथमिक प्रदूषक में आती हैं। जब ये सारी गैसें किसी अन्य गैसों से क्रिया करके कोई अन्य दूसरा प्रदूषक बनाती हैं तो उसे द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। प्राथमिक प्रदूषक के द्वारा बनाया गया द्वितीयक प्रदूषक होता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब ये सूर्य के प्रकाश में क्रिया करती हैं हाइड्रोकार्बन के साथ में, तब ये प्रकाश रासायनिक स्मॉग बनता है, कोहरा बनता है, जिसका प्रमुख कारक जो होता है ओजोन होता है। इसलिए सही ऑप्शन होगा इसका पहला वाला ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में अम्लीय है? संतरा, टमाटर, नींबू का रस, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए, अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। और संतरा भी खट्टा होता है, टमाटर भी खट्टा होता है, नींबू का रस भी खट्टा होता है। इसलिए विकल्पों में से सभी जो है इसका सही ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और क्षार के स्वाद की बात करेंगे तो क्षार का स्वाद कड़वा होता है। ये भी आप लोग याद रखिए। चौथा क्वेश्चन है, ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए। देखिए, डोबेरेन के सिद्धांत से आपसे क्वेश्चन अवश्य पूछता है। इस क्वेश्चन को अगर आपने तैयार कर लिया तो डोबेरेन के सिद्धांत से जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसे सही करके अवश्य आएंगे। 3 तत्व आपको दे रखा है ए बी सी, जो कि डोबेरेन के त्रिक बनाते हैं। यदि प्रथम तत्व ए जो है उसका परमाणु द्रव्यमान आपको 7 दे रखा है और सी का परमाणु द्रव्यमान 39 दे रखा है, तो बी का परमाणु द्रव्यमान आपको बताना है। देखिए, 1817 में डोबेरेन ने एक परिकल्पना की थी त्रिक सिद्धांत की, जो कि बाद में फेल हो गई। तो पहले हम लोग समझते हैं त्रिक सिद्धांत था क्या। इसने दे रखा है प्रश्न में ए बी सी 3 तत्व हैं। तो डोबेरेन ने अपने 3 करके तत्वों की सीरीज बनाई थी। तो मान लीजिए उस सीरीज जो है ए बी सी करके है। तो उसने ये बताया, अगर आप मुझे पहले तत्व का परमाणु द्रव्यमान बता देते हैं और लास्ट वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अगर आप हमें बता देते हैं, तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान बता करके उसकी प्रॉपर्टी भी आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, ए का परमाणु द्रव्यमान इसने 7 दे रखा है आपको और सी का परमाणु द्रव्यमान आपको 39 दे रखा है। तो डोबेरेन के त्रिक सिद्धांत के अनुसार 7 और 39 को जोड़ करके अगर आप बटे 2 कर देते हैं तो बीच का परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। तो 39 7 कितना होता है? 46 होता है। 46 का बटा 2 करेंगे तो 23 आ जाएगा।
तो 23 जो होगा वो बी का परमाणु द्रव्यमान होगा, यही आपसे पूछा गया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। अब आप लोग समझिए कि ABC तत्व कौन से थे। तो पहला जो त्रिक सिद्धांत बनाता है डोबेरायर का, वो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम बनाता है, जो कि परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे तो 7, 23 और 39 इसका परमाणु द्रव्यमान होता है। तो आप लोग डोबेरायर के त्रिक सिद्धांत को, पहला ट्रिक तो ये बना, 2 और इसके ट्रिक है। जैसे कि दूसरा जो ट्रिक है वो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम है, ये इसका दूसरा जो है वो ट्रिक का नियम है। तीसरा कौन सा है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इसका तीसरा है। इसने 3 तत्वों की 3 ही ट्रिक बनाई थी। तो आप लोग तीनों को याद करने के लिए एक ट्रिक फॉलो करिएगा। कालिक याद कर लीजिए, कालिक। देखिए का से क्या होता है? कैल्शियम होता है, और ली से क्या होता है? लिथियम होता है, और का से, लास्ट वाले का से क्लोरीन होता है। तो बड़ा वाले का से कैल्शियम है, और फिर ली से लिथियम हो गया, और फिर क्लोरीन हो गया। अगर आपने पहले तत्व को याद कर लिया, लिथियम को अगर आपने याद कर लिया, लिथियम किस वर्ग में आता है? पहले वर्ग में आता है। तो पहले वर्ग को हम लोग कैसे याद करते हैं? हली ना करे रब से फरियाद। तो अगर आप हा को छोड़ दें तो हली ना करे, तो तीनों तत्व जो हैं आपके एक ही सीरीज में आ रहे हैं। हली ना करे तो आ गया तीनों तत्व एक ही सीरीज में। अगर आप दूसरे वर्ग में जाएंगे तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, तो कार स्कूटर बाप एक ही सीरीज से आया ना। तो अगर आपने पहला याद कर लिया तो आप इसके तीनों तत्वों को याद कर लेंगे। तीसरे की बात करते हैं, लास्ट वाले में जाइए, हाइड्रोजन समूह जाइए, वहाँ पर क्या है? फिर कल बाहर आई अंटी। तो फिर के अगर आप छोड़ देते हैं तो कल बाहर आई, तो यहाँ पर भी तीनों तत्व जो हैं आपको बिल्कुल साथ साथ मिल जाएंगे। तो अगर आपने कालिक याद कर लिया, कैल्शियम, लिथियम और क्लोरीन, तो आप इसके डोबेरायर के त्रिक सिद्धांत के तीनों चीज़ों को याद कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा समय दिया ताकि डोबेरायर के त्रिक सिद्धांत से अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें आपसे गलती नहीं होगी। 5वां क्वेश्चन है, भारत में परमाणु विस्फोटक उपकरणों का परीक्षण कहाँ पर किया गया था? कांचीपुरम, पोखरण, श्रीहरिकोटा या फिर बेंगलुरु? इस पर तो एक फिल्म बनी है पोखरण पर, सही ऑप्शन होगा पोखरण। सबसे पहले 1974 में पोखरण फर्स्ट हुआ था, इंदिरा गांधी के समय में यहाँ पर परीक्षण किया गया। पोखरण जो पड़ता है आपका राजस्थान में। इसके बाद 1998 में दूसरा हुआ, पोखरण 2 हुआ अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। तो दोनों आप लोग सन को याद रखिएगा। पोखरण फर्स्ट जो है 1974 में हुआ इंदिरा गांधी के समय में, और 1998 में पोखरण 2 हुआ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय। और पोखरण कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। तो वहीं पर परमाणु विस्फोटक उपकरणों का परीक्षण किया गया था। 6वां क्वेश्चन है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत का दूसरा नाम आपको बताना है। क्वेश्चन को आप लोग ढंग से पढ़ने का प्रयास किया करिए। क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया तो आप क्वेश्चन को सही करके एग्जाम में आएंगे। तो आपसे परंपरागत स्रोत पूछा है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोत। जैसे कि हम लोग यूज करते हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें जो हैं, ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। लगातार हम इन्हीं स्रोतों का उपयोग कर रहे हैं, तो ये गैर नवीनीकरण है। अगर पेट्रोलियम खत्म हो गया तो हम पेट्रोलियम को बना नहीं सकते हैं। कोयला खत्म हो गया तो इसका नवीनीकरण नहीं कर सकते हैं, इसलिए गैर नवीनीकरण स्रोत हैं। अगर हम ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत की बात करेंगे तो ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत में आपका आता है बायोगैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। ये सब आपके जो हैं ये गैर परंपरागत स्रोत में आते हैं, जिसकी खोज हमने अभी की है। और ये ऊर्जा का क्षय नहीं करते हैं। ऊर्जा का स्रोत जो है इनका क्षय नहीं होता है। आप सूर्य से कितनी भी एनर्जी ले लीजिए उसका क्षय नहीं होगा, लगातार आपको एनर्जी देता रहेगा, और इनसे प्रदूषक भी नहीं होता है। तो परंपरागत स्रोत का सही ऑप्शन होगा डी वाला, और गैर परंपरागत स्रोत अगर आपसे पूछता तो सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होता। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही ऑप्शन। 7वां क्वेश्चन है, किसके द्वारा प्रजनन के लिए अधिक विविधता की अनुमति दी जाती है? एक देखिए आपका लैंगिक प्रजनन होता है, एक अलैंगिक प्रजनन होता है। तो विविधता किस में आती है? सही ऑप्शन होगा इसका यौन प्रजनन। मतलब कि लैंगिक जो प्रजनन होता है उसमें विविधता के आपके जैसे कि उत्पन्न होते हैं जीव, उसमें ढेर सारी विविधता होती है, इसलिए सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा इसका सी वाला ऑप्शन। प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है, समझने का प्रयास करना है, तभी आप लोग इसको सही कर पाएंगे। 8वां क्वेश्चन है, एक वस्तु का भार 98 न्यूटन है, पृथ्वी पर इसका द्रव्यमान कितना होगा? मैंने कई बार आपको बताया है कि अगर आपसे कोई आपका भार पूछता है तो आप लोग उसे केजी मत बताया करिए। भार जो होता है हमेशा न्यूटन में होता है। आप लोग साइंस पढ़ते हैं
तो आप लोग समझिएगा, अगर आपसे कोई आपका भार पूछता है तो आप लोग ये मत कहिएगा कि मैं 60 kg का हूँ। भार पूछ रहा है तो आप लोग न्यूटन में जवाब दीजिएगा कि आप 60 न्यूटन के हैं। अगर आप इस 60 में 9.8 का भाग करेंगे तब आप केजी में कहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको वही करना है। आपको भार दे रखा है 98 न्यूटन का। अगर आपसे द्रव्यमान पे मास पूछता है तो आप क्या करिए, 9.8 यहाँ पर जी का मान आपको दे रखा है, उससे इसको डिवाइड कर देंगे। एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है या फिर एम जी होता है, और एफ क्या होता है, फोर्स होता है। और फोर्स जो है वो भार भी एक प्रकार का फोर्स है जो जी के द्वारा लगाया जा रहा है, इसलिए भार का जो है वो न्यूटन होता है मात्रक, और फोर्स का भी न्यूटन होता है। तो यहाँ पर 98 बटे अगर आप 9.8 करेंगे, अगर आपको दशमलव हटाना है तो दोनों तरफ ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 980 बटे 98 बनेगा और कट करके 10 आ जाएगा। तो 10 kg जो होगा इसका द्रव्यमान होगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन। देखिए 9वां क्वेश्चन है, त्वरण के प्रतिरोध करने की पिंड की प्रकृति को या प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? जड़त्व, बल, ऊर्जा, संवेग। देखिए न्यूटन ने अपना प्रथम नियम दिया था जड़त्व का नियम। वहां पर इन्होंने बताया कि कोई अगर पिंड जो है अगर चल रहा है, गतिमान है, तो गतिमान ही रहना चाहता है। अगर कोई पिंड स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है जब तक कोई उसमें बाह्य बल ना लगाया जाए। त्वरण के प्रतिरोध करने की पिंड की प्रकृति को क्या कहा जाता है? तो जड़त्व कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन, इनर्शिया कहते हैं। जड़त्व जो होता है वो पिंड को, जो अगर आप उसमें बल लगाएंगे, अगर आप उससे कम बल लगाएंगे तो पिंड हिलेगा नहीं, अगर आप उससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तब जाकर कहीं पिंड हिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, प्रतिरोध करने की प्रकृति जो होती है वो जड़त्व में होती है। पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 10वां क्वेश्चन है, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दबाव कितना होता है? इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ये आंकड़ा जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वायुमंडलीय दबाव क्या होता है? जैसे कोई पिंड जो है अगर वातावरण में रखा है तो वातावरण में वायु द्वारा जो है इसके ऊपर दबाव लगाया जाता है, तो वही जो होता है वायुमंडलीय दबाव होता है। और समुद्र तल पर वायुमंडलीय दबाव कितना होता है? 1 ATM का होता है। 1 ATM, ATM मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का दबाव होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। ये आंकड़ा है, सिंपल सा आंकड़ा है, एक आपको याद रखना है, तो दूसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड की 20 ग्राम को आप मोल में कैसे व्यक्त करेंगे? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए आपको परमाणु द्रव्यमान भी दे रखा है। देखिए एग्जाम में आपको दे रखे चाहे ना दे रखे, आपको याद करके चलना है। 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों का आप लोग परमाणु क्रमांक याद कर लीजिएगा और परमाणु द्रव्यमान याद करके चलिएगा। एग्जाम में दे दिया तो अच्छा है, वरना याद करके चलेंगे तो आप लोग इसे छोड़ करके नहीं आएंगे प्रश्न को। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम लोग अणु भार निकालें तो कार्बन का होता है 12, आपको यहाँ पर दे भी रखा है, और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन 2 हैं, एक का होता है 16, तो 2 का होगा 32, तो अगर योग करेंगे तो अगर 44। 44 क्या आया? 1 मोल में कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भार जो है वो 44 ग्राम है। 1 मोल में 44 ग्राम है, तो आधा मोल में कितना होगा? आधा मोल में होगा लगभग 22 ग्राम। समझ में आ रहा है? आधा ग्राम में 22 ग्राम होगा। अगर हम लोग 22 ग्राम को 20 ग्राम मान लेते हैं, ठीक है, तो वही आपसे प्रश्न में पूछा है, कार्बन डाइऑक्साइड के 20 ग्राम को अगर आप मोल में व्यक्त करेंगे तो अप्रॉक्स में आधा मोल आएगा। यही आपसे पूछा है। 1 मोल में 44 ग्राम है तो आधा मोल में 22 ग्राम होंगे। सही ऑप्शन होगा इसका डी वाला ऑप्शन। अप्रॉक्स में आपको उत्तर दे रखा है। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक संवहनी पादप है? ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, चारा, स्पाइरोगारिया, यूलोथ्रिक्स, मार्सेलिया। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। देखिए संवहनी पादप मतलब क्या होता है? जल तथा अन्य खनिजों को भूमि से पादप के विभिन्न अंगों तक ले जाने की जो प्रक्रिया होती है, जो ऊतक पाए जाते हैं उसमें, उसे कहते हैं संवहनी पादप। ठीक है, तो यहाँ पर जो पौधा सही होगा मार्सेलिया होगा। देखिए मार्सेलिया जो होता है वो किस ग्रुप में आता है? टेरिडोफाइटा में होता है, और टेरिडोफाइटा में संवहनी पादप पाए जाते हैं, फिर संवहनी ऊतक पाए जाते हैं। तो सही ऑप्शन होगा इसका डी वाला ऑप्शन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन के गति का दूसरा नियम आपसे पूछा। इस प्रश्न में गलती की गई है, आप लोग ऑप्शन को पढ़िए और गलती को समझने का प्रयास करिए। देखिए एग्जाम में आपको गलती भी आपको वहाँ पर देखनी है, किस प्रश्न को आपको छोड़ करके आगे बढ़ना है या फिर किस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं देना है, इस पर भी आपको विचार करना होगा। वैसे इन सभी प्रश्नों का अगर आप उत्तर लगाकर भी चले आएंगे तो बाद में इन सभी प्रश्नों में आपको 1 नंबर मिल जाता है।
इसका सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन, इसलिए क्वेश्चन गलत है। न्यूटन के गति का दूसरा नियम नहीं है ये प्रथम नियम है। तो आपसे ये प्रथम नियम पूछने का प्रयास किया था। जड़त्व का नियम जो है ये प्रथम नियम कहा जाता है, इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ठीक है, गैलीलियो का नियम कहते हैं या फिर जड़त्व का नियम कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरे नियम की बात करेंगे तो दूसरे नियम को संवेग परिवर्तन का नियम कहते हैं, और तीसरे नियम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या फिर संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। तो तीनों बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। पहले नियम को जड़त्व का नियम, दूसरे नियम को संवेग परिवर्तन का नियम, और तीसरे को क्रिया प्रतिक्रिया या फिर संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ पर प्रश्न नंबर होना चाहिए था दूसरे की जगह पर प्रथम, तब यह क्वेश्चन आपका सही होता। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, एक लड़के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किए गए उस कार्य की मात्रा कितनी है जिसमें वह 3 kg वजन वाली साइकिल को समतल सड़क पर 10 मीटर की दूरी में ले जाता है। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न में अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो जो पूछना चाह रहा है आप उस दिशा में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर देखिए गुरुत्वाकर्षण की विरुद्ध दिशा में, गुरुत्वाकर्षण किधर लगता है, नीचे की ओर लगता है, और आप 3 kg की साइकिल जो है ऊपर उठा करके एक समतल सड़क पर चल रहे हैं। तो आपने ऊपर उठाया है और गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा में, गुरुत्वाकर्षण नीचे लगता है, आपने ऊपर उठाया है, और आप चल किधर रहे हैं, सीधा चल रहे हैं। मान लीजिए सीधा चल रहे हैं, इधर भी आप चल सकते हैं, लेकिन समतल आपको चलना है। तो आपने कार्य का फार्मूला पढ़ा होगा, W बराबर क्या होता है, F इंटू एस कॉस थीटा होगा। यहाँ पर कॉस थीटा भी आपका यूज होगा। F क्या होता है, फोर्स होता है, S क्या होता है, विस्थापन होता है, और कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा फोर्स और विस्थापन के बीच का कोण होता है। तो आपने देखिए भार ऊपर आपने ले रखा है और आप चल रहे हैं सीधी डायरेक्शन, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। भार आपने ऊपर ले रखा, चल रहे हैं आप सीधा, 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 जीरो होता है। अगर आप जीरो ले लेंगे यहाँ पर कॉस 90 को, तो F इंटू एस कितना भी हो वर्क आपका जीरो आएगा। तो इसलिए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा लास्ट वाला ऑप्शन। प्रश्न को पढ़िएगा ध्यान से, तभी आप लोग इसे समझ पाएंगे। लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, जीवों में भिन्नता किसके कारण से होता है। ये प्रश्न मैंने आपसे ऊपर भी दूसरे ढंग से कराया है। अलग अलग सेटों में क्या होता है, प्रश्न को अलग ढंग से पूछता है। तो जीवों में भिन्नता जो होती है किसके कारण से आती है, विविधता की उत्पत्ति और विकास से जो होता है जीवों में भिन्नता आती है। जैसे मानव जो विकास करता है वो लैंगिक प्रजनन द्वारा करता है, तो उससे क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के उसके उत्पाद पैदा होते हैं और उसमें ढेर सारी विविधता होती है, उनके विकास भी अलग अलग होते हैं। तो सही ऑप्शन होगा इसका तीसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कम सक्रिय है, सबसे कम सक्रिय आपको बताना है। आपको तुक्का नहीं मारना है कौन सा इसमें सक्रिय हो कौन सा सक्रिय नहीं होगा। एक सक्रियता श्रेणी की सीरीज होती है। अगर आप वहां पर देखेंगे तो लिथियम जो होता है सबसे सक्रिय होता है, सबसे ऊपर जो रखा जाता है सक्रियता श्रेणी में वो लिथियम को रखा जाता है, और सबसे लास्ट में क्या होता है, सोना होता है। Au जो होता है सोना होता है, प्लेटिनम होता है, चांदी होती है। चांदी, सोना और प्लेटिनम जो होते हैं ये सबसे कम सक्रिय होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए चांदी आपको दे रखा है, तो इसे आप लोग सही करेंगे। ये किसी से क्रिया नहीं करते हैं, या फिर करते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में करते हैं, हमेशा नहीं करते हैं। तो चांदी, सोना और आपका सिल्वर ये कभी आपके जल्दी खराब भी नहीं होते हैं। खराब हो गए तो आप इन्हें जल्दी से सही भी कर सकते हैं। इनके ऊपर परत जम जाती है लेकिन ये खराब नहीं होते क्योंकि कम सक्रिय होते हैं, जल्दी क्रिया नहीं करते हैं। तो सही ऑप्शन होगा इसका दूसरा वाला। देखिए चांदी, सोना और प्लेटिनम आपको ऑप्शन में दिख जाएं तो आप लोग सही कर दीजिएगा। अगर आपको नहीं दिखते हैं फिर जाकर के आप कहीं सीसा को टिक कर सकते हैं, क्योंकि सीसा जो होता है वो भी कम सक्रिय होता है, लेकिन इनकी अपेक्षा जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा सक्रिय होता है। तो जब ये ऑप्शन बनेगा तो आप सीसा को नहीं सही करिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है। तरंग का वेग, दोलन, आवृत्ति या आयाम। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चनों को लगाना है। अगर नहीं आ रहे हैं तो अभी भी समय है, इनको तैयार करने का प्रयास करिए आने वाले रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। और जिनका भी NTPC का पेपर हो रहा हो या बचेगा वो सारे लोग इसको तैयार करके जाएंगे। ठीक है, तो ध्वनि कैसे चलती है, आपने ध्वनि देखा होगा। तो अगर आपने ध्वनि ऐसे ऐसे देखा तो ये क्या होता है, इसकी हाइट जो होती है ध्वनि की तरंग की वो उसका आयाम होती है। अगर हम लोग आयाम को बढ़ा देंगे, ऐसे आयाम को हमने उसकी हाइट को बढ़ा दिया
तो अगर हाइट बढ़ेगी तो उसकी लाउडनेस भी बढ़ेगी, ठीक है। इंटेंसिटी जो होती है प्रोपोर्शनल टू होती है ए स्क्वायर के, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी लाउडनेस। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? आयाम। इसका डी वाला ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। नीचे आप आंसर पे जाकर के देख सकते हैं, यहाँ पर आंसर की में डी ऑप्शन दे रखा है। तो आयाम बढ़ाने से या आयाम घटाने से उसकी लाउडनेस या सॉफ्टनेस जो होती है निर्धारित होती है। सही ऑप्शन डी वाला। 98 नंबर क्वेश्चन है, चांदी पर किसकी कोटिंग संक्षारण का उदाहरण। आपने चांदी के कोई गहने देखे होंगे, आपकी माता जी या कोई आपके घर में पहनता होगा, तो चांदी काली पड़ जाती है, आपने देखा होगा, तो उसको साफ कराने आप पहुंचते हैं। चांदी वैसे बहुत कम क्रिया करती है, लेकिन कभी कभी आपकी चांदी काफ़ी दिनों बाद अगर देखेंगे तो सोना चांदी में थोड़ा थोड़ा संक्षारण होने लगता है। तो आपको बताना है चांदी जो है वो किसके कारण से होती है। तो सही ऑप्शन है काले कोटिंग जो है, चांदी पर काले कोटिंग संक्षारण का एक उदाहरण है। तो मैंने तो आपको बता ही दिया, लेकिन किस कारण से होता है? चांदी जो होती है Ag होती है, ये किससे क्रिया करती है? H2S से क्रिया करती है, ठीक है। H2S से अगर क्रिया कर लिया तो ये बना लेगी Ag2S, सिल्वर सल्फाइड बना लेती है। और सिल्वर सल्फाइड जो होता है ये ब्लैक कलर का होता है। तो सिल्वर सल्फाइड अगर बना ली और इसके बाद H2 जो है वो रिलीज कर देती है, तो ये आपकी इक्वेशन बनी। तो ये ब्लैक कलर की जो होती है चांदी हो जाती है। तो यहाँ पर आपसे वही पूछा है, चांदी पर काले कोटिंग संक्षारण का एक उदाहरण। संक्षारण मतलब धीरे धीरे क्या होता है कि क्षय होने लगता है चांदी का। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही ऑप्शन। 19 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अपक्रिया करता है तो तदनुसार लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी बनता है। तो इस रासायनिक अपक्रिया में कौन सा समीकरण सही है? आपको सब कुछ दे रखा है, सिर्फ पहचानना है धातु कार्बोनेट कौन सा है। उसके साथ में आपको यहाँ पर देखिए किसके साथ में क्रिया करता है? अम्ल के साथ में क्रिया करता है। तो एक अम्ल ले लीजिए और एक धातु कार्बोनेट ले लीजिए। इसके बाद में एक लवण बनाना है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, पानी बनाना है। तो रिएक्शन चूज करिए कौन सी सही रिएक्शन है। देखिए यहाँ पर हमने धातु कार्बोनेट ले लिया, सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पर हमने एक अम्ल ले लिया, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर एक लवण बनेगा, पानी बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। देखिए बना तो ऊपर भी है, लेकिन ऊपर वाले रिएक्शन जो है बैलेंस इक्वेशन नहीं है। यहाँ पर देखिए 2 लगा करके इसको बैलेंस किया है। तो इसलिए सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। जो बैलेंस होगा उसे ही आप सही करेंगे। तीसरे वाले में देखिए 2 बार इसने पानी बना दिया तो गलत कर दिया। इसमें इसने पानी बनाया ही नहीं है और इसको इसने बैलेंस नहीं किया, इसलिए दूसरा इक्वेशन ही जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, आयनीकरण ऊर्जा के आवर्ती रुझानों के आधार पर किस तत्व में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है। देखिए आयनीकरण ऊर्जा क्या होती है? आयनीकरण एनर्जी वह एनर्जी होती है अगर हम किसी तत्व से एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने पर जितनी ऊर्जा हमें देनी पड़ती है या लगानी पड़ती है उसे कहते हैं आयनीकरण ऊर्जा, ठीक है। तो किसकी होगी आयनीकरण ऊर्जा सबसे ज़्यादा? जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, अगर हम उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसमें हमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर कौन सा है? सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। हीलियम जो है एक नोबल धातु है या फिर नोबल गैस है, ठीक है, नोबल गैस है। तो हीलियम क्या है? अगर हीलियम जो है स्टेबल है, इसको किसी भी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है और न ही किसी को इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो अगर आप इससे कोई एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो आपको ढेर सारी एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे आप सोडियम की बात करें, सोडियम में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम क्या करता है, अगर आप उसको थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो तुरंत अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो छोड़ देगा, कहेगा ले जाओ भाई, हमको तो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता ही नहीं थी, अगर आपको चाहिए तो ले जाइए। उसका जो है अगर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो स्टेबल हो जाएगा। वहीं पर देखिए अगर बात करेंगे हम लोग फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो अगर आप उससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसको भी एनर्जी आपको ढेर सारी लगानी पड़ेगी। तो जितना आप तत्व में वर्ग में इधर की ओर जाएंगे, मतलब कि राइट हैंड साइड की ओर जाएंगे, उतना आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। और जितना आप लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाएंगे उतना आपको कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। 21 नंबर क्वेश्चन है, कार्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? बताइए, हथेली, आँख, नाक या फिर कान। कार्निया और रेटिना जो हैं ये आँख में पाए जाते हैं। तो सही ऑप्शन होगा बी वाला, कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर बी ऑप्शन को टिक करिए, आगे बढ़िए। 22 नंबर क्वेश्चन है, तत्वों के वर्गीकरण क्यों महत्वपूर्ण है?
बताइए जो तत्वों का वर्गीकरण किया जाता है। देखिए 118 तत्व हैं, अभी के समय में 118 तत्व हैं। अगर आपको इनको ढंग से पढ़ना है तो बिना वर्गीकरण के आप इन्हें नहीं पढ़ सकते हैं। तो क्या करना होगा, क्यों महत्वपूर्ण है? तो सही ऑप्शन होगा इसका तीसरा वाला ऑप्शन। तत्वों के गुणों को सुविधाजनक ढंग से पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए हमें वर्गीकरण आवश्यक है। ठीक है, अगर आप इनको लाइन से रख देंगे तो आप जान जाएंगे भाई इनका गुण जो है वो सेम है, इन सभी का गुण सेम है, तो आप वर्गीकरण कर दिया तो आपको सुविधा हो गई। अध्ययन के दृष्टिकोण से सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। 23 नंबर क्वेश्चन है, एड्स का पूरा नाम क्या है? एड्स का पूरा नाम आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछता है और थोड़ी थोड़ी गलतियां आपसे होती हैं, उसी गलतियों को दूर करने के लिए आपसे ये सेट लगा रहे हैं। जो आप एग्जाम में गलतियां करने वाले हैं उसे यहाँ पर करके उन गलतियों को सुधार कर लीजिए आप लोग। सही ऑप्शन कौन सा होगा इसमें से चूज करिए आप लोग। सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। यहाँ पर देखिए एड्स लिखा है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। 24 नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण में सी पर समान आकार का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहां पर रखा जाना चाहिए? 4 ऑप्शन है, अच्छे से देखिए प्रश्न को। ये देखिए आपका अवतल दर्पण हो गया, दर्पण करेंगे तो एक तरफ आप कालिक पोत देंगे। यहाँ पर मुख्य अक्ष हो गया, ये फोकस होता है, इसके दुगने पर यहाँ पर वक्रता त्रिज्या फिर वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, तो सी जो है वो वक्रता केंद्र है। समान आकार का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो अगर आप सी पर ही वस्तु को रखेंगे, सी पर ही वस्तु को रखेंगे तो सी पर ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, समान आकार का बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक मतलब कि दर्पण के अगर इसी तरफ बना तो वास्तविक बनेगा, अगर दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी बनेगा। उल्टा तो बनेगा ही बनेगा, हमने सीधी वस्तु को रखा था, प्रतिबिंब हमारा उल्टा बन रहा है, समान आकार का बन रहा है, तो सी पर ही रखेंगे आपको। सही ऑप्शन होगा इसका बी वाला ऑप्शन। अगर आप वस्तु को फोकस पर रखें तो ये अनंत पर बनती है, इसका प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनेगा। अगर आप अनंत पर किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनेगा। ये तीनों बातें आप लोग याद रखिएगा। अगर आपने तीनों बातें याद रखी तो प्रश्न जो है इससे आप गलत करके नहीं आएंगे। सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। 25 नंबर क्वेश्चन है, तनों और जड़ों में, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पोषक तत्वों और पानी को भी संग्रहित करता है। इसमें से कौन जो है वो संग्रहित करता है तनों और जड़ों में पोषक तत्वों को? सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन, मृदु ऊतक। ठीक है, ऊतक में अगर आप पढ़ेंगे जा करके तो वहां पर आप पेरेनकाइमा पढ़ेंगे। मृदु ऊतक जो होता है पेरेनकाइमा होता है। जड़ों और तनों में पोषक तत्वों और पानी को संग्रहित करने का काम होता है। जाइलम का काम क्या होता है? जल का और खनिज का आदान प्रदान होता है। ये क्या करता है? संग्रहित कर लेता है। तो मृदु ऊतक जो हो गए इसका सही ऑप्शन होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे उष्मारोधी का उदाहरण है? उष्मारोधी मतलब कि उष्मा का आने का विरोध करे। एल्युमिनियम, तांबा, कांच, इस्पात, इसमें से आपको चूज करना है। तो निम्नलिखित में से आपको चूज करना है। सही ऑप्शन होगा कांच। देखिए कांच में आप ढेर सारी वस्तुओं को रखते हैं, ऐसा नहीं कांच को आप गर्म करेंगे तो उस जगह पर गर्म हो जाएगा, लेकिन आप सोचें कांच को आप यहाँ पर गर्म करें और उसका जो है चालन होकर कांच इस सिरे पे गर्म हो जाए, तो ऐसा आपको जल्दी नहीं मिलेगा। गर्म करेंगे तो थोड़ा बहुत गर्म होगा, लेकिन पूरी तरह से जो है वो ऊष्मा को विरोध करने का प्रयास करता है अपनी तरफ से, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है। एल्युमिनियम, तांबा और इस्पात जो होते हैं ऊष्मा का चालन कर देते हैं, तो ऊष्मा रोधी में नहीं आएंगे। कांच जो है ऊष्मा रोधी में आएगा। सही ऑप्शन तीसरा वाला। 27 नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा को जूल में आपको चेंज करना है। कई बार मैंने आपको बताया है कैसे आपको चेंज करना है। 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो 1 यूनिट के बराबर होता है और इसकी वैल्यू आपको याद करके ही चलनी है। कितनी होती है? 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल होती है। अब इसको अनेक रूपों में लिख देता है, जैसे कि इसको लिख देगा, लास्ट वाले ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर आप 3.6 पे लगा देंगे तो 10 की पावर 6 यहाँ पर बन जाएगी। तो लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और 3.6 मेगा जूल भी लिख सकते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपका दिल करेगा, जैसे आपको ऑप्शन में प्रश्न करेगा वैसे ही आपको उत्तर सही करके आना है। सही ऑप्शन होगा इसका डी वाला ऑप्शन। 28 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा एक तेल प्रदान करने वाला पौधा है? किसमें से आप तेल निकाल सकते हैं? आम है, मूंगफली है, टमाटर है, आलू है, किसमें से आप तेल निकालेंगे? सही ऑप्शन है इसका सी वाला ऑप्शन। मूंगफली का तेल आप यूज करते होंगे, निकाला भी जाता है। तो तेल प्रदान करने वाला पौधा कौन सा है? मूंगफली है। कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइएगा
मूंगफली का उत्पादन करने वाला भारत का सबसे ज़्यादा राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन करने वाला भारत का राज्य आपको बताना है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप लोग ढूंढ करके इसे बताने का प्रयास करिएगा। मूंगफली के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य जो है अग्रणी है? 29 नंबर क्वेश्चन है, खतरे का संकेत देने वाली लाइटों के लिए लाल रंग की वरीयता क्यों दी जाती? आपने देखा होगा खतरे का निशान जो होता है वो लाल कलर का होता है, या फिर लाइट जो होती है खतरे की वो लाल कलर की होती है। तो लाल कलर की ही क्यों होती है, आपसे पूछने का प्रयास किया। ऐसा क्या गुण होता है लाल कलर में कि उसको ही खतरे का संकेत बनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, अच्छे से पढ़िए। प्रश्न आपको अगर छोटा छोटा दिख रहा हो ना तो आप ऊपर से वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। कम से कम आप लोग 360p में या फिर 480p में देखने का प्रयास किया करिए, इससे आपको प्रश्न जो है स्पष्ट ढंग से दिखेंगे। तो इसका सही ऑप्शन है सी वाला ऑप्शन, क्योंकि लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य उच्चतम होती है और यह कोहरे और धुएं में सबसे कम प्रकीर्णित होता है। प्रकीर्णन मतलब फैलना। अगर लाल रंग जो है फैल जाएगा इधर उधर तो ज़्यादा दूर तक ये दिखाई नहीं पड़ेगा, तो ये फैलता कम है और दूर तक ज़्यादा दिखाई पड़ता है। इसलिए रेड लाइट जो होती है, खतरे का निशान जो होता है, वो लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। आज का देखिए हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? अमलगम कैसे बनेगा? ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। हमने आपको ढेर सारे क्वेश्चन कराएं, 30 क्वेश्चन तो कराएं, उसके साथ हम आपको ढेर सारे क्वेश्चन बताते भी चले। तो इसका सही ऑप्शन होगा पारा, मतलब Hg होता है पारा। पारे के साथ में अगर कोई चीज़ अटैच होगी तब वह अमलगम बनाएगा, तो पारा बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा इसका ए वाला ऑप्शन। तो आपने इन 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं इसे आप कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। आशा करते हैं आप 20 से 25 क्वेश्चन तक अगर आप पहुंचे हैं तो आपका स्कोर बेस्ट स्कोर माना जाएगा। हमने आपके लिए 2 क्वेश्चन बचा रखे हैं। ये 2 क्वेश्चन का अगर आपने जवाब दिया तो अगर आप बेस्ट स्टूडेंट होंगे तो आप 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे और इन 2 प्रश्नों का जवाब भी आप दे सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम आपको बताना है। मैंने आपको प्रश्न को इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिखा हुआ है, तो आपको जिसमें भी समझ में आता है उसमें आप लोग उत्तर देने का प्रयास करिएगा। बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम आपको बताना है। आने वाला जो वीडियो हमारा पार्ट नंबर 4, साइंस का पार्ट नंबर 4 आएगा, तो उसमें इस प्रश्न की चर्चा करेंगे। अगर आपको नहीं आएगा, कमेंट बॉक्स में इसके ढेर सारे उत्तर नहीं आएंगे, तो नेक्स्ट वाले पार्ट में इसकी चर्चा करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और आप लोग ले लीजिए। एक क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। काली खांसी को और किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन है, पढ़ लीजिए चारों ऑप्शन को। और मूंगफली में उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, इसे भी आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। 3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, नहीं आएगा तो चौथा पार्ट साइंस का अवश्य कराया जाएगा आपको, वहाँ पर आप लोग इसके उत्तर जा करके देख सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते एक बार आप लोग लाइक अवश्य कीजिएगा। आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ढेर सारी वीडियो देने का प्रयास भी करते हैं। तो अगर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा तो प्रयास रहता है कि इन 30 क्वेश्चन से कम आपको इसके दुगने क्वेश्चन तैयार कराने का प्रयास किया जाए। तो आप लोग ये प्रयास करिए, जितने हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, जैसे कि न्यूटन का प्रथम नियम पूछा तो हम आपको तीनों नियम बताने का प्रयास करते हैं। ऐसे हम आपको ढेर सारे क्वेश्चन कराते हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी आप ध्यान दिया करिए। ठीक है, PDF जो है इसकी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे का एग्जाम आपका 28 दिसंबर से स्टार्ट है। पहले आपका NTPC का एग्जाम हो रहा है, इसके बाद ग्रुप D का एग्जाम हो रहा है। तो अगर आपका रेलवे NTPC एग्जाम जो है, कुछ लोगों के फॉर्म जो है एक्सेप्ट नहीं हुए, अगर एक्सेप्ट हो जाते हैं तो तैयारी पहले आप लोग NTPC की बेस्ट तैयारी करिए। अगर आपको लगता है कि आपका NTPC में नहीं होगा तो आप लोग ग्रुप D के लिए बेहतरीन तैयारी करिए, क्योंकि इन दोनों एग्जाम में आपको कोई एक पोस्ट लेनी है। ठीक है, एक एग्जाम आपको निकालना है। पहले तो आप NTPC का प्रयास करिए, नहीं हुआ तो आप ग्रुप D की पोस्ट के लिए अवश्य प्रयास करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।